नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी लगातार चर्चा में, और जब से उन्होंने भारत यात्रा की, उसके बाद जिस तरह से राजनीति में उनकी छवि बदली है, और जिस तरह के बीजेपी के नेता परेशान है उनकी छवि को लेकर के, वो अपने आप में एक जो है ऐतिहासिक घटनाक्रम कर सकते हैं। एक जमाना था जब राहुल गांधी पप्पू कहलाते थे। बाद में पता चला कि ढेर सारे पैसे खर्च किए गए राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के। सालों साल प्रयास किया, पूरा मीडिया को लगा दिया, पूरे नेता लग गए। लेकिन समय किस तरह से बदलता है, और राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर उभर करके आए जो लड़ना जानता है, जो जूझना जानता है, और जो झंझावातों से घबराता नहीं। राहुल गांधी का तमाम अनादर किया गया, लेकिन राहुल गांधी घबराए नहीं, अपनी कोशिश में लगे रहे। अपनी पार्टी के भीतर लड़ाई लड़ी, विपक्ष जो सत्ता पक्ष में है, जो बीजेपी है, जो विरोधी पार्टी है, उससे लड़ाई लड़ी। कोर्ट में भी लड़ाई चल रही, कई मुकदमे उन पर चले किए गए। कभी मोदी नाम को लेकर के कि उन्होंने जो मोदी का अपमान किया, मोदी जाति का अपमान किया, कभी भारतीय सेना पे कुछ बोल दिया, कभी सावरकर पर कुछ बोल दिया, कभी मतलब हर बात पे केस डाला गया कि राहुल गांधी कुछ बोल ना पाए। इतने केस कर दो कि बोलते समय वो सोचे, झिझके, डर जाए। राहुल गांधी को डराने के तमाम प्रयास किए गए, मुकदमे किए गए, ईडी, सीबीआई। पार्टी के भीतर खड़ा किया गया, एक जनसमूह खड़ा किया गया, एक भीड़ खड़ी की गई जो राहुल गांधी के खिलाफ बोलता रहा। अभी तक देख लीजिए, शशि थरूर को इस्तेमाल किया जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन राहुल गांधी है कि वो लगातार, मतलब मैं अगर कहूं, ईमानदारी से बोलूं तो मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा है। इतना अपमान, इतने अपमानित किए जाने के बावजूद क्या नहीं कहा गया राहुल गांधी के खिलाफ, मीडिया में, पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, अपने नेताओं द्वारा, गैर के नेताओं को द्वारा, कोर्ट में। लेकिन राहुल गांधी, जिसको कहते हैं निर्लिप्त भाव से, एक मिशन पे जैसे लगा हुआ हो व्यक्ति, और लगातार जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तो मोदी को पछाड़ दिया उनको कोई पप्पू नहीं कहता। अगर कोई गलती से कोई ट्रोलर आ जाता है और पप्पू बोलता है तो उसके पीछे पचासों लोग लग जाते हैं, और फिर उसको भागना पड़ता है। राहुल गांधी ने यह भी साबित किया कि वो जो बोलते हैं वो सोच समझ कर बोलते हैं, और वो सच बोलते हैं। दूसरी तरफ देखिए, जिनका एक बड़ा नाम रहा दुनिया में, कि मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, दुनिया में डंका बज रहा है, मीडिया ने क्या क्या नहीं कहा। वो धीरे धीरे करके ये पता चला कि मोदी जी झूठ के सिवा कुछ बोलते नहीं। तो एक झूठ के सिवा कुछ बोलता नहीं, एक सच के सिवा कुछ बोलता नहीं। राहुल गांधी का चेहरा वैसे ही नेता के तौर पे सामने आया है जो सच बोलता है। और फिर जब उन्होंने सामाजिक न्याय का मुद्दा पकड़ा, तो ऐसा लगा कि राहुल गांधी जो है राजनीति, जो देश की राजनीति है, उसके नब्ज को पकड़ लिया है, और देश की राजनीति को कहिए कि हाथ पकड़ कर ले चल रहे हैं कि चलो, अब देश के आम आदमी कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय ही जो है वो रास्ता हो सकता है, वो पथ हो सकता है जिस पर देश चलेगा अब, और आगे बढ़ेगा, और देश का कल्याण होगा। सामाजिक न्याय को लेकर के, खास करके आरक्षण की जब बात करते हैं, तो आरक्षण को लेकर के बहुत सारी बातें की गई। ये भी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ही आरक्षण के खिलाफ थी। काका कालेलकर रिपोर्ट की बात की गई, फिर जो है मंडल रिपोर्ट की बात की गई, फिर जो है राजीव गांधी ने जिस तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय जब आरक्षण लागू किया गया पिछड़ों के लिए, उस समय की बात की गई, तमाम उदाहरण दिए गए। लेकिन वो बीते दिनों के उदाहरण थे। राहुल गांधी ने जब गांठ बांधी कि हमको सामाजिक न्याय के एजेंडे पर चलना है, तो फिर राहुल गांधी लगातार उस पर बोलते जा रहे हैं। और अब तो स्थिति ये बनी कि राहुल गांधी ने कहा कि सामाजिक न्याय होगा, जाति गणना करवाएंगे, और जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी जाति गणना को जातिवाद से जोड़ते थे और कहते थे कि चार जातियां हैं देश में, और जातियों में हिंदुओं में फूट डालने के लिए किया जा रहा है, उस बीजेपी को भी कहना पड़ा बिहार चुनाव के समय कि जाति गणना हम करवाएंगे। और ये बहुत बड़ी जीत थी राहुल गांधी की राजनीति की। राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी छवि बनाई, जब नरेंद्र मोदी कहते थे या लोग कहते थे कि ये परिवारवाद है और ये सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, राहुल गांधी ने उसको ध्वस्त किया। राहुल गांधी जब पैदल यात्रा पे निकले,
कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो 25 से 30 किलोमीटर डेली पैदल चलते थे। चाय बेचने वाला भी पैदल नहीं चल पा रहा था 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी नहीं कहीं चल पाया। लेकिन सोने का चम्मच लेने वाला राजकुमार या कहिए युवराज 25-25 किलोमीटर चल के बतला दिया कि उसे सड़क की राजनीति भी आती है, सड़क को भी समझता है। और एक तरह से समझिए देश को उन्होंने समझा। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक और असम से मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक की जो यात्रा की, वो केवल यात्रा नहीं थी, पदयात्रा केवल नहीं थी, बल्कि एक नेता की यात्रा थी। एक नेता जो देश का नेता है, एक नेता जो देश के बारे में सोचता है, एक नेता जो अपनी विरासत के बारे में सोचता है, देश के भविष्य के बारे में सोचता है, देश के आम नागरिकों के बारे में सोचता है। और जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी के भीतर भी ढेर सारे संघी हैं जो जाति धर्म को लेकर के आरएसएस वाली राय रखते हैं। लेकिन कांग्रेस का जो मूल रहा उसमें देश कैसे आगे बढ़े, संविधान लागू हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जमींदारी प्रथा का अंत हुआ, रजवाड़ों का प्रिवी पर्स खत्म किया गया, खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और देश में जो है जो ढेर सारी पब्लिक सेक्टर या कंपनियां स्टैब्लिश की गई, मंदिर बनाने के बजाय बांध बनाए गए, और आम आदमी का जीवन कैसे बेहतर हो। आप याद कीजिए जब देश आजाद हुआ था तो हमारे पास खाने के लिए पूरा अनाज नहीं था। 1965 तक ये स्थिति थी कि हम अपने जरूरत भर अनाज नहीं उगा पाते थे। लेकिन उसके बाद हरित क्रांति आई और हम इतना अनाज उगाते हैं कि हम खाने के अलावा दूसरे देशों को सप्लाई भी करते हैं, वहां तक पहुंचा देश। और वो चाहे इंदिरा आवास योजना हो, जिसको आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जाता है, या जो है बाकी तमाम जगहों पर नौकरियों में सुरक्षा की गारंटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, लैंड एक्विजिशन एक्ट, कई सारी चीजें बदली, कई चीजें बदली, नागरिकों को तमाम किस्म के अधिकार दिए गए। अब जो आज बात की जा रही है कि देश में जो सबसे बड़ी जो दुर्घटना हुई वो ये हुई कि हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में राजनीति की जा रही है पिछले लंबे समय से। उस राजनीति से निकलना देश का बेहद जरूरी रहा। आज देख लीजिए क्या स्थिति है कि पूरी दुनिया में मीडिया भले कह रहा है भारत का मीडिया की डंका बज रहा है, लेकिन हालत है कि लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र को तबाह किया जा रहा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है, और हमारे पड़ोसी देश के साथ भी भारत का संबंध ठीक नहीं है। अभी देखिए मीटिंग चल रही है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो गए हुए हैं चीन, और पाकिस्तानी विदेश मंत्री के साथ वहां मीटिंग कर रहे हैं चीन में। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पाकिस्तान जो पुलवामा में, जो पहलगांव में जो दुर्घटना हुई, जो आतंकवादी आए और मार करके चले गए, भारत ने कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी थे, पाकिस्तान ने भेजा था आतंकवादी। हालांकि वो आतंकवादी कहाँ है आज तक नहीं पता चला, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तमाम ढोल बजाए गए। दुनिया में कहा गया कि ब्रिक्स का मामला हो कि ब्रिक्स में आलोचना की गई, निंदा की गई पाकिस्तान का, लेकिन कहीं जिक्र नहीं था। भारतीय मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान बैकफुट पर, किसी ने आलोचना नहीं की। खुद प्रधानमंत्री ने नहीं बोला कि पाकिस्तान ने हमारे यहाँ जो आतंकवाद फैलाया। ये जो पहलगांव की घटना है, इसके पहले जो पुलवामा की घटना है, वो सब घटनाएं पाकिस्तान की वजह से। न ब्रिक्स में कहा, न क्वाड में कहा, कहीं नहीं कहा। यहाँ मीडिया में चलाते रहे। लेकिन दुनिया का कोई देश, 27 देशों से अवार्ड लिया है, उस देश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो है नरेंद्र मोदी ने लिया, लेकिन एक देश खड़ा नहीं हुआ। और राहुल गांधी जिन जिन बातों की तरफ इशारा किया, चाहे वो नोटबंदी के समय हो, चाहे वो कोरोना के समय हो, चाहे किसान के समय हो, तमाम समय पे वो पता चला कि वो राहुल गांधी वही कह रहे हैं जो सच है। इवन चीन और पाकिस्तान जिस तरह से साथ आया, राहुल गांधी ने उसके पहले पिछले 2 साल पहले संसद में कहा था कि जिस तरह से चीन और
पाकिस्तान एक साथ आ रहा है, देश के लिए खतरा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, सेना के बड़े अधिकारी जो सीडीएस थे या डिप्टी सीडीएस थे, उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान का साथ आना हमारे लिए बड़ा खतरा है। लेकिन न घुसा है न घुसेगा, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और मुस्लिम देशों के साथ गलवैया करते हैं। ये है दोहरा चरित्र। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे देश के जो नेता है, हमारे जो सबसे बड़ी पार्टी है देश की, 23.5 करोड़ लोगों ने 2024 के चुनाव में वोट दिया बीजेपी। राहुल गांधी ने अपने दम पे चीजों को खड़ा किया, जो कांग्रेस एक तरह से कहिए विघटित हो गई थी। बड़े बड़े नेता, सारे नेता जो है पिटूनिया पड़े थे, लगा कांग्रेस खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, हालांकि लोगों ने कहा वो कांग्रेस मुक्त बीजेपी बना दिया। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने दम पे कांग्रेस को खड़ा किया है, अब कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है। और कांग्रेस मजबूत स्थिति में यहां पहुंची कि वो कांग्रेस में राहुल गांधी की ये वो क्षमता थी, राहुल गांधी का वो नेतृत्व था, राहुल गांधी की वो योग्यता थी, या कहिए उनकी जिद थी कि पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को बहुमत तक नहीं मिला। ये राहुल गांधी की देन थी। जिस तरह से उन्होंने काम किया, पार्टी को इकट्ठा किया, पार्टी को एक विचारधारा पिलाया, पार्टी के भीतर हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं जैसे शशि थरूर जैसे लोग हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि राहुल गांधी अब जो है निवटना सीख गए हैं कि कैसे राजनीति की जाती है। वो किसी को निकालते नहीं। अभी बिहार में बड़ी चर्चा हुई कि जो आया ये 9 जुलाई को जो कार्यक्रम था एसआईआर के खिलाफ बिहार बंद का, उसमें राहुल गांधी ने जिस तरह से लीड किया बिहार में, वो तो अपनी चर्चा अलग थी। लेकिन दूसरी तरफ कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लेकर के बहुत बातें की गई कि उनको मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया, उनको बेइज्जत किया गया। पप्पू यादव को जो है बुलाया गया कांग्रेस की मीटिंग में, पहली बार बड़ी मीटिंग में पप्पू यादव पहुंचे, राहुल गांधी खड़गे सब थे, और पप्पू यादव को कहा गया कि आप जो है काम कीजिए। पप्पू यादव हालांकि आकर के उन्होंने जो बयान दिया वो अलग बयान है, और कहा कि ये बिहार में गठबंधन का नेता जो है वो कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। तेजस्वी का विरोध नहीं किया, हालांकि तेजस्वी और पप्पू यादव का एक दूसरे के प्रति जो भाव है वो सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव जी पप्पू यादव को पसंद नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी चाह रहे हैं कि उनके बीच भी एकता हो। और अगर आपने देखा होगा वो वीडियो जिसमें गाड़ी के ऊपर 9 जुलाई को जो बिहार बंद बुलाया गया था, उसमें दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी सब आगे की तरफ खड़े थे, राहुल गांधी पीछे की तरफ हल्का सा। डी राजा और जो ये दीपांकर भट्टाचार्य है उनसे पीछे खड़े थे। ये बताता है नेतृत्व राहुल गांधी का कैसा नेतृत्व है, न हो राहुल गांधी किस तरह से लोगों का सम्मान करते हैं। और जिस तरह से केवल नेताओं की बात नहीं, राहुल गांधी की ज्यादातर मीटिंग्स जो है मैं वो देखता हूँ पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, गरीब, उनके साथ उनका समय बीतता है। और ये उनकी राजनीति की असली पटरी है, जिस पे वो चल करके, चाहे नेहरू हो चाहे वो इंदिरा गांधी हो, या जो गांधी चाहते थे, जो महात्मा गांधी चाहते थे कि देश का आखिरी व्यक्ति उस तक सत्ता पहुंचे, उसके साथ न्याय हो। राहुल गांधी ने लगातार वो संकेत दिया है कि हमारे नजर में या हमारी राजनीति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो दलित व्यक्ति, वो वंचित व्यक्ति, वो पीछे छूट गए व्यक्ति। इसलिए बार बार वो उठाते हैं कि किस तरीके से जो है 90 आईएएस ऑफिसर हैं और इसमें से कितने ओबीसी हैं। उनकी शिकायत भी होती है, उनकी आलोचना भी होती है कि भैया कांग्रेस के साथ इतना साल शासन रहा, क्या किया। लेकिन कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस वाले भी नहीं बोल पाते हैं। मुझे कई बार ताज्जुब होता है क्यों नहीं बोल पाते हैं। जो आरक्षण लागू हुआ पिछड़ों के लिए, वो 1999 में 1990 में पीपी सिंह के सरकार में उसने ये हुआ था लागू कि नौकरियों में 27% का आरक्षण दिया जाए। लेकिन जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, तब जो है अर्जुन सिंह ने एजुकेशन में आरक्षण लागू किया, 27% पिछड़ों का। बिना पढ़े नौकरी कहाँ मिली।
और किस तरह से देखिए उसको बीजेपी ने जो है, बीजेपी की जो सरकार है पिछले 11 साल से, उस आरक्षण को पीछे धकेलने का काम किया। सरकारी संस्थान को या तो कमजोर किया, बंद किया। अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे अब कहा जा रहा है कि वहाँ फंड नहीं दिया जा रहा है सरकारी संस्थान को, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि गरीबों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे पढ़ ना सके, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है कि कर लाखों रुपए लोन लेकर के, या उनके पास कमाई नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सके। और हायर एजुकेशन अगर नहीं है, हायर एजुकेशन अगर आसान नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे, नौकरी करेंगे कैसे। तो राहुल गांधी को ये चिंता है, ये अच्छी बात है कि वो गरीबों की शिक्षा पे बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने उस पर ध्यान दिया था कि जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़े हैं, उनको रिजर्वेशन मिले, शिक्षा मिले। उसके बाद अभी जो राहुल गांधी ने जो अलग जगाया है कहीं एक तरह से, हालांकि आप में से कुछ कह सकते हैं कि आज राहुल गांधी पे एकदम आप लगातार बोल रहे हैं, इस तरीके से राहुल गांधी का एपिसोड है। राहुल गांधी का एपिसोड इसलिए है कि बिहार में बदलाव जो है वो सामने खड़ा है, और बिहार में जो बदलाव आ रहा है उसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका होने जा रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से महागठबंधन के बीच समन्वय स्थापित किया है, और जिस तरह से पिछड़े और दलितों को उन्होंने फोकस में रखा है। अक्सर आरोप लगता रहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश में सवर्णों के कब्जे में है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी ने उसको बदला। बिहार में अब जो है दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, महादलितों, सबको प्रतिनिधित्व दिया गया है। एक और लीक उन्होंने तोड़ा, कहा कि जो है दिल्ली से टिकट आता, उन्होंने कहा नहीं, प्रखंड से टिकट जाएगी। टिकट आपको चाहिए तो इस लेवल पे आपको आना पड़ेगा। और पार्टी के भीतर जो है एक से फिर से एक बार विश्वास पनपा है। कांग्रेस फिर से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में हरी पत्तियां, नई कोपले आई हैं, और कांग्रेस का पौधा फिर हरा हुआ है। ये तो पिछले 30-35 सालों से जो कांग्रेस है वो लगातार सूख रही थी। बीच में तो ऐसा हो गया कि कहा कि कांग्रेस बिना लालू प्रसाद यादव जी के कांग्रेस है नहीं, लेकिन कांग्रेस फिर अपने दम पे खड़ी हुई है। अल्लाह वरू जो वहां प्रभारी बनाए गए हैं, वो लगातार सतत काम कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, छोटी मीटिंग। बिहार के नेता दिल्ली जाकर के मिल रहे हैं, राहुल गांधी खुद पटना जा रहे हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं। और उन्होंने जो ओबीसी, ST SC सेल बनाया है, उसके जो चीफ बनाए हैं, चाहे अनिल जैन हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम, ये सब जमीन पर लगे हुए हैं। और बिहार में लगातार ये लोग जो है वो काम कर रहे हैं, और बिहार के चुनाव को मिशन के तौर पर लिया है राहुल गांधी ने भी, और ये भी। अब गठबंधन ने तेजस्वी को नेता चुन लिया, लेकिन जो पप्पू यादव, उन्होंने बयान दिया कि हम कांग्रेस पार्टी में भी नेता है जो मुख्यमंत्री पद के लायक चाहिए। उसमें नाम आया, तारिक अनवर का नाम लिया, जो पुराने नेता है कांग्रेस के। हालांकि बीच में वो चले गए थे शरद पवार जी की एनसीपी के साथ, लेकिन फिर कांग्रेस में लौट आए, अभी सांसद है वो। उसके अलावा राजेश राम जी का भी नाम लिया गया, जो बिहार कांग्रेस के फिलहाल अध्यक्ष हैं। तो एक मुस्लिम समाज से आते हैं, एक दलित समाज से आते हैं। हालांकि इसको लेकर के बिहार के राजनीति में थोड़ा जो पप्पू यादव ने कहा है उसको लेकर के गॉसिप बनेगा मीडिया में भी, लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि कैसे सबको एक साथ साधा जाए। ये राहुल गांधी की बड़ी उपलब्धि है। अभी उनको जमानत मिली आज। आप मीडिया में खबर पढ़ेंगे, आप देखेंगे आपकी किस तरह से उनके खिलाफ जो है, जब राहुल गांधी के खिलाफ जो है एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। और चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने कहा था कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई कर रही है। पिटाई शब्द को जो है अपमानजनक कहा था, अपमानजनक। और एक उदय शंकर श्रीवास्तव है, सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक, उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया था कि जो राहुल गांधी ने बोला है उससे भारतीय सेना का मान गिरा है, उनकी उनका अपमान हुआ है। कई बार से वो नहीं जा पा रहे थे वहां, फाइनली उनको उपस्थित होने के लिए कहा गया, और वो जो है व्यक्तिगत रूप से कल पेश हुए, और कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। लखनऊ की MP MLA कोर्ट, उसने जमानत दे दी। तो कई केस में वो जमानत पर है, लेकिन वो तमाम केस
आप जानते हैं ये चर्चा होती रहती है कि अब न्यायपालिका में भी संघ विचारधारा से समर्थित लोग चले गए और न्याय को प्रभावित कर रहे हैं। ये हालांकि बड़ी चिंता की बात है। लेकिन जिस तरह का माहौल है, सिस्टम, जो अच्छे लोग वही होते हैं जो सिस्टम का सम्मान करते हैं, क्योंकि सिस्टम अगर टूट जाएगा तो फिर समाज को बनने में बड़ी समय लग जाएगा। इसलिए सिस्टम को बचाना भी जरूरी, लेकिन सिस्टम में जो गड़बड़ियां आई उसको सही तरीके से समझना भी जरूरी है। इसलिए राहुल गांधी जब कहते हैं कि जब सत्ता बदलेगी तो कानून अपना काम करेगा, वो उन लोगों के साथ जो है, उन लोगों के लिए एक, जिसको कहते हैं कि धमकी नहीं कहा जाना चाहिए, एक याद दिलाना है कि भाई आपको कानून के साथ चलना है, संविधान के साथ चलना है। सत्ता का जो हनक है वो तभी तक है जब तक आम आदमी की नजर में आप बेहतर है। और बिहार में जो एसआईआर किया जा रहा है वो भी वही है, सत्ता की हनक है, अहंकार है, और वो पूरे नागरिकों को, पूरे बिहार प्रदेश के नागरिकों को काम पे लगा दिया है। और जिस तरह से वहाँ रिपोर्ट्स आ रही है भयावह है, धज्जी उड़ा के। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीएलओ के सामने पत्रकार, एक जो है मोबाइल ऑन है, आवाज आ रही है एक महिला ऑफिसर की जो कह रही है कि आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं है, सबको जल्दी से बंटवा दीजिए आदमियों को भेज करके, और नहीं हो सके तो आप तो सब लोगों को जानते हैं, आप खुद भर दीजिए और किसी भी तरह जल्दी अपलोड कीजिए। कई जगह से ऐसी खबरें आई, कई लोग कह रहे हैं कि ये जो है, जो इतनी जल्दी किया जा रहा है वो नहीं किया जाना चाहिए। हम तो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि अचानक इतनी जरूरत क्यों पड़ी। फिर एक न्यूज फ्लैश किया जाता है पूरी मीडिया में कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग डॉट 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 की बड़ी संख्या में। देखिए, चुनाव आयोग जो करा रहा है वो रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं, समय समय पर होना चाहिए। ये ठीक है कि हमारे समाज में अभी भी वो अवेयरनेस नहीं है कि भाई हमको 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। हमारे जब मर गए उनके बारे में हमको सूचना देनी चाहिए कि ये देखिए इनकी मृत्यु हो गई। और सिस्टम को भी इतना आसान बनाया जाना चाहिए कि सिस्टम तक आदमी पहुंचे और उसको तकलीफ न हो। हमारे यहाँ सिस्टम इतना उलझा दिया गया है कि आप जेन्युइन काम के लिए भी अगर जाइए तो आपको परेशान किया जाए। हमने कहा था कि बीएलओ पैसा लेगा, वो हो रहा है। वो कईयों के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, कईयों के भरे हुए फेंक दिए जा रहे हैं, और चुनाव आयोग अपनी हनक में लगा हुआ कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। बिहार में उसका भी असर हो रहा है, और राहुल गांधी को लेकर के एक जो माहौल बना है उसमें बीजेपी परेशानी में है। और बीजेपी को लग रहा है कि राहुल गांधी अगर इसी तरह चलते रहे, जिस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पे, अब तो जग जाहिर हो गया, बिहार के लोग जान रहे हैं कि चुनाव आयोग को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, और जाहिर है ये बीजेपी के बहुत खिलाफ जाएगा और ये राहुल गांधी के लिए फेवरेबल है। बहरहाल फिलहाल इतना ही, देखते हैं राहुल गांधी और क्या करते हैं। और आप सब भी जो है किसी, मेरे कहने पे किसी का समर्थन मत कीजिए, लेकिन आंखें खोल करके रखिए और इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, देश को समझिए, और जो किया जा रहा है, जो चल रहा है देश में, नौकरशाही का राज जो चलाया जा रहा है, उसको भी समझने की जरूरत है। और हिंदू राष्ट्र के नाम पे जिस तरह से कावड़ियों का उत्पात चल रहा है वो कम चिंता का विषय नहीं। चिंता का विषय ये भी कम नहीं है कि किस तरह से उड़ीसा में एक लड़की जो है, जो बीएड की छात्रा थी, उसको प्रोफेसर ने परेशान किया, धमकाया, और उसके बाद उस लड़की ने खुद को आग लगा ली। कल उसका निधन हो गया, राष्ट्रपति गई थी मिलने, कहीं कोई शोर शराबा नहीं, कहीं कोई मीडिया में चर्चा नहीं। यही अगर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल या कोई कांग्रेस समर्थित राज्य में होता तो मीडिया में हंगामा मचा होता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फलाना कोर्ट, ठिकाना, सब तंत्र लग चुका होता, लेकिन वहां कुछ नहीं। हालांकि दोनों अरेस्ट कर दिए गए हैं, दोनों प्रिंसिपल भी अरेस्ट कर दिया गया है और उस टीचर को भी अरेस्ट कर दिया गया जिसने धमकाया था लड़की को। उसमें हुआ देखिए कि लड़की को जो कहा गया कि लड़की पे दबाव बनाया गया, उसके बाद रिलेशन बनाने के लड़की ने मना कर दिया, फिर कहा गया तुम्हारा करियर बिगाड़ दूंगा। उस लड़की ने कहा, प्रिंसिपल से शिकायत की, इंटरनल कमेटी बैठी और इंटर कमेटी ने कहा कि लड़की जो कह रही है वो गलत है। प्रिंसिपल ने उसको धमकाया कि तुमने जो आरोप लगाया है वापस लो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर इस लड़की ने आग लगा दी, 90% से ज्यादा जल गई, संघर्ष करते रही, फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार वालों ने कहा कि परेशान किया जा रहा था, उसको धमकाया जा रहा था, उसको दबाव बनाया जा रहा था कि अब केस वापस ले लो। लड़कियों के साथ ये आम चीज है,
और अब तब जानते हैं, जब ऐसी सरकार हो जिसकी पार्टी के लोग बलात्कारियों को जो है सम्मानित करें, माला पहनाएं, उस पार्टी के शासनकाल में महिलाओं के साथ क्या हो सकता है, वो कल्पना कर सकते हैं। बहरहाल हम सबको आंखें खोल करके रखना चाहिए, दिमाग को साफ रखना चाहिए, पूर्वाग्रह के बजाय जो है ये समझना चाहिए कि संविधान क्या कहता है, हर नागरिक का अधिकार क्या है, और हमें अपने जैसा ही दूसरों को भी समझना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।